आज का हमारा टॉपिक है इल इफेक्ट्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कि अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज नहीं कर पाए तो उससे क्या इल इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखो, अगर कोई वेस्ट हॉस्पिटल वेस्ट हो या कोई भी वेस्ट हो तो इसके डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन इसमें मेडिकल वेस्ट थोड़ा सा होता है कि अगर बायोमेडिकल वेस्ट में टोटल वेस्ट में हम देखें तो मेडिकल वेस्ट सबसे कम होता है, मतलब स्मॉल फ्रैक्शन में टोटल म्युनिसिपल वेस्ट जितना होता है उसमें मेडिकल वेस्ट कम होता है, लेकिन इसको भी हमने डिस्पोज करना होता है। तो इसमें होता तो ये स्मॉल फ्रैक्शन है, मोस्ट विजिबल दूर से ही दिखता है ये जो मेडिकल वेस्ट होता है कि टोटल वेस्ट में मेडिकल वेस्ट दूर से ही दिखता है, और ये मगर क्रिटिकल होता है, मीन्स मेडिकल वेस्ट को हमने डिस्पोज करना ही करना होता है, नहीं तो वहाँ पे फाउल ऑर्डर हो जाएगा। तो फाउल ऑर्डर क्यों हो जाता है कि जो स्मेल जो है फाउल स्मेल क्यों हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे डिस्पोजल साइट होती है वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है, और जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाता है तो वहाँ से कुछ गैसेस निकलते हैं जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया। तो वो गैसेस जाके वहाँ पे फाउल ऑर्डर जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका यही मीनिंग है कि जो फाउल ऑर्डर क्यों हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि जो गैसेस होते हैं, जो डिस्पोजेबल साइट होती है, जो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोजिशन से वहाँ से कुछ गैसेस निकलती है जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया। उन गैसेस की वजह से फाउल ऑर्डर आ जाता है वहाँ पे जो है गंदी ऑर्डर आ जाती है, स्मेल आ जाती है वहाँ पे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर माइटिगेशन करनी है कि जो प्रॉपर हमने वेस्ट कहीं पे लेके जाना है, तो अगर प्रॉपर माइटिगेशन नहीं हुई तो वहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम रहेगी। कई बार जो कलेक्शन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कलेक्ट करते हैं वेस्ट को, तो वहाँ पे भी फाउल ऑर्डर हो जाता है। फाउल ऑर्डर क्यों हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे रैग पिकर्स आ जाते हैं। रैग पिकर्स हम बोलते हैं जो वो प्लास्टिक के आइटम वेस्ट से निकालते हैं। जब वो प्लास्टिक के आइटम वेस्ट से निकालते हैं तो वेस्ट को बिखरा देते हैं, और जब वेस्ट बिखर जाता है तो वहाँ से भी फाउल ऑर्डर आ जाता है कि वो वेस्ट को स्प्रेड करते हैं, तो वह वहाँ से भी फाउल ऑर्डर आ जाता है। अगर हम अनकंट्रोल्ड डिस्पोजल करेंगे कि डिस्पोजल वेस्ट का अच्छी तरीके से नहीं करेंगे और वेस्ट को एक ओपन बर्निंग करेंगे कि बाहर बर्निंग करेंगे और लोकल डंपिंग साइट पे हम ऐसे ही डंप करेंगे, तो इससे क्या हो जाता है कि जो अनकंट्रोल्ड डिस्पोजल और ओपन बर्निंग से अनप्लेजेंट विजन आ जाते हैं कि विजन जो है वहाँ पे प्रॉपर नहीं होता है कि हम कई बार देख नहीं पाते हैं। तो कई बार जो वेस्ट होता है तो वहाँ पे डोमेस्टिक रैट्स आ जाते हैं, एक तो रैट्स आते हैं या स्कैवेंजिंग जो एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स आ जाते हैं वहाँ पे, वो एक रिजर्वायर बन जाते हैं। क्योंकि डोमेस्टिक रैट्स जब वहाँ पे आते हैं तो या स्कैवेंजर्स वहाँ पे आ जाते हैं, तो अगर वो वहीं पे रहेंगे तो वो एक रिजर्वायर बन जाते हैं इन्फेक्शन उसका, जैसे प्लेग फैलता है उनसे, टाइफस या लेप्टोस्पायरोसिस, ट्राइकोनोसिस और साइटाकोसिस, और साल्मोनेला भी इससे फैल सकता है कि जो रोडेंट्स होते ये रैट्स होते हैं रोडेंट्स, और जो कुछ स्कैवेंजिंग एनिमल्स होते हैं या उसके साथ साथ बर्ड्स अगर वहाँ पे रेजाइड करेंगे तो वो फैलाते हैं प्लेग, टाइफस, लेप्टोस्पायरोसिस, ट्रिकोनोसिस एंड साइटाकोसिस एंड साल्मोनेला, ये इन्फेक्शंस वो फैलाते हैं। अब जो फ्लाइज और रोडेंट्स जो होते हैं इनको कंट्रोल करना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि जो हाउस फ्लाइज और रोडेंट्स होते हैं इनको हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि जो केमिकल इनके खिलाफ होता है उनके रेजिस्टेंट बन चुके हुए, इन्होंने अपने आप को इतना मॉडिफाई किया होता है कि ये जैसे हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है बैक्टीरिया में, तो इसी तरीके से जो फ्लाइज और रोडेंट्स हो इनको इनके खिलाफ जो केमिकल्स होते हैं, इनको मारने के लिए जो केमिकल्स होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि इन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप की है उस इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट, उनने रेजिस्टेंस डेवलप की है। कई बार जो एडीज मॉस्किटो होता है, तो इस फ्लाइज और रोडेंट्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि वहाँ वेस्ट पे ये फ्लाइज, हाउस फ्लाइज और रोडेंट्स ना आए, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इन्फेक्शंस फैल सकते हैं। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि जो इसको कि रोडेंट्स को वहाँ पे जो वेस्ट होता है वहाँ पे हम फूड ओपन ना रखें। जितना हम फूड इनको अवेलेबल रखेंगे उतने रोडेंट्स ज़्यादा आ जाएंगे वहाँ पे, और जितना हम जो वेस्ट, अगर फूड वेस्ट भी हो तो उसको पैक करके रखना है ताकि ये रोडेंट्स वहाँ पे ना आ जाए
और वेस्ट में प्रॉब्लम करे, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैल सकते हैं। वहाँ पे जो एडीज़ मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो जिसका नाम है एडीज़, और ये डेंगू फीवर और येलो फीवर करता है। और एडीज़ मॉस्किटो जो है ये रेन वाटर में ब्रीड करता है। नेक्स्ट मॉस्किटो जो है दैट इज़ क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो ये फाइलेरियासिस स्प्रेड करता है। और ये कहाँ रिजल्ट, जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर होता है, ये जो वाटर रुका हुआ वाटर हो कहीं पे, जो वाटर जो है एक ही जगह वाटर है कहीं पे, उसको हम स्टैग्नेंट वाटर बोलते हैं। तो वहाँ पे ये क्यूलेक्स मॉस्किटो ब्रीड करता है, जो मॉस्किटो फाइलेरियासिस को फैलाता है। फाइलेरियासिस जिसको हम एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, एक डिजीज़ है, ये इसी क्यूलेक्स मॉस्किटो का काम होता है। सॉलिड वेस्ट जब रहता है तो उससे क्या हो जाता है कि जब ब्लॉकेज हो जाती है कहीं पे, ड्रेन्स में ब्लॉकेज हो जाती है सॉलिड वेस्ट की वजह से। आपने देखा होता है कई पाइप्स जब लगी होती है तो पाइप्स में आगे जब सॉलिड वेस्ट जमा होता है तो वहाँ पे जो पानी जो होता है वो बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से जो ड्रेन्स है वो ब्लॉक हो जाती है और वहाँ पे इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा रहता है। वहाँ पे ये डेंगू या क्यूलेक्स मॉस्किटो ज़्यादा ब्रीड करते हैं, जो इन्फेक्शंस फैलाते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट या बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का इनइफेक्टिव रहना, कि हम अगर सही से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ना करें तो वहाँ पे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि अगर हम मिस मैनेजमेंट करेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट को हम मैनेज पूरी तरीके से ना करें तो वहाँ पे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाता है। कौन कौन सा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जैसे हॉस्पिटल गैंग्रीन होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, TB, कॉलरा, डिप्थीरिया और ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड वायरस। ये जो सारे जो है ये इन्फेक्शन मेन होते हैं कि अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर ना करेंगे तो हॉस्पिटल वेस्ट जो है उससे कुछ बीमारियां उठेंगी, जिनमें गैंग्रीन आता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, TB, कॉलरा, डिप्थीरिया और ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड वायरस। अब नेक्स्ट जो वेस्ट, अगर हम प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डिस्ट्रेस होता है। क्यों? क्योंकि जब हम साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डिस्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि वेस्ट, जब हॉस्पिटल का वेस्ट होता है तो उसमें कुछ बॉडी पार्ट्स भी होते हैं। कई बार किसी की लिम्ब एम्पुटेशन करते हैं हम, या किसी का ऑर्गन, हम ऐसा कोई ऑर्गन, पार्ट ऑफ ऑर्गन जो है निकालते हैं, सर्जरी में कोई पार्ट निकालते हैं। तो जब कोई जो इस वेस्ट से डील करता है, जब वो ये बॉडी पार्ट देखता है वहाँ पे, या प्लासेंटा देखता है वहाँ पे, या डेड फीटस जो होता है उसको भी हम वेस्ट में डालते हैं, तो जब वो ये चीज़ें देखता है तो उसको इमोशनल या साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है। तो इससे मतलब वेस्ट, अगर हम प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो इसे साइकोलॉजिकल इमोशनल डिस्ट्रेस भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बॉडी पार्ट्स होंगे। तो जब बॉडी पार्ट्स वहाँ पे वेस्ट के साथ होंगे, जैसे प्लासेंटा हो सकता है, या डेड फीटस को भी हम फेंक देते हैं, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट में हम उसको वेस्ट ही मानेंगे। लेकिन जब वो हैंडलर जो वेस्ट को हैंडल करते हैं तो उनको साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, क्योंकि जब वो चीज़ें देखते हैं तो वो डर जाते हैं, तो उनको साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाता है। इसलिए वेस्ट हैंडलर्स इस चीज़ को रिफ्यूज़ करते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। कई वेस्ट हैंडलर्स को इंजरी भी हो जाती है, लगभग 60% शार्प इंजरी हो जाती है। हर किसी हॉस्पिटल स्टाफ में 60% शार्प इंजरी हो जाती है, चाहे जाने या अनजाने में शार्प इंजरी जो है होती है। नेक्स्ट जो है स्यूचरिंग की वजह से, कि जब कोई स्यूचरिंग करता है तो उसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है। अब डिटेल में जो इल इफेक्ट्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट में, अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट को प्रॉपर हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो उसमें डिटेल में क्या क्या हो सकता है, और हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं। हेल्थ हैजार्ड में जैसे इंजरी टू शार्प इंस्ट्रूमेंट्स का अगर किसी हॉस्पिटल पर्सन या वेस्ट हैंडलर्स को होता है। दूसरा कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन होता है। तीसरा कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है जो वेस्ट हैंडलर्स होते हैं या स्कैवेंजर्स होते हैं, जो जनरल पब्लिक में वेस्ट होता है तो वहाँ पे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता है। कई हैजार्ड्स केमिकल्स होते हैं जब हम डिस्पोजल करते हैं, तो जैसे ड्रग्स हम डिस्पोज करेंगे तो वहाँ पे हैजार्ड्स केमिकल्स होते हैं जो पर्सन हैंडल करते हैं। डिस्पोजेबल जो होते हैं उनको रीपैक किया जाता है, भेजा जाता है। डिस्पोजल जो भी चीज़ें होती है, कई बार वेस्ट हेल्थ हैजार्ड से क्या हो सकता है कि कई बार जो डिस्पोजल चीज़ें होती है उनको पहले रिसाइकल करना होता है, फिर जाके उसको
हम ये रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसको वहीं पे रीपैक किया जाता है और उसको सोल्ड किया जाता है, उसको वॉश भी नहीं किया जाता है, तो उसको बेच दिया जाता है ऐसे ही। और या ड्रग जो होते हैं या कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको भी रीपैक किया जाता है और ऐसे बायर्स को दिए जाते हैं जो वहाँ से लेते हैं। लेकिन उनको वैसे फेंकना ही होता है जो कुछ मेडिसिन होते हैं। लेकिन ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो ड्रग्स जो है उनको डिस्पोज करने के बजाय उसको रीपैक किया जाता है और किसी पर्सन को सोल्ड किया जाता है। सो ये थे हेल्थ हैज़ार्ड्स। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स कि अगर हम प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो वहाँ पे कुछ टॉक्सिक इमिशंस हो जाएंगी, जैसे कि जो डाइऑक्सिन गैस है, फ्यूरिन गैस है, कार्बन, सल्फर जो है, ये टॉक्सिक इमिशंस हो जाएंगी वहाँ से टॉक्सिक गैसेस निकल जाएंगी, क्योंकि डिफेक्टिव और इनइफेक्टिव इंसिनरेशन से इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल हो जाता है। क्योंकि अगर हम इंसिनरेशन प्रॉपर नहीं करेंगे तो वहाँ पे ये गैसेस निकलेंगे। इंसिनरेशन प्रॉपर मीन्स अगर बर्निंग अच्छी तरीके से हुई इन द एयर तभी गैसेस नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर हम डिफेक्टिव या इनएफिशिएंट इंसिनरेशन बर्निंग करेंगे, जो हमने जलाना हो कोई वेस्ट, तो वहाँ पे ये टॉक्सिक गैसेस निकलते। तो ये याद रखने कौन कौन से गैसेस निकलते वहाँ पे याद रखना था जब मैंने पहले बताया था। ऐश और रेसिड्यू जो है इसको भी डिस्पोजल प्रॉपर अगर नहीं किया जाएगा तो वो भी प्रॉब्लम है। जो लीच होती है वो वेस्ट को इम्प्रॉपर जो लीचेस होती है वो वेस्ट में जाती है और वेस्ट में जाके वो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट। कैसे कि जो लीच होती है, लीच जो एक ऑर्गेनिज्म है, जब वो वेस्ट में जाती है तो वेस्ट में जाके जब वो नीचे ज़मीन में जाती है तो जो नीचे ग्राउंड वाटर होता है, जो ट्यूबवेल्स के लिए यूज़ होता है, जो पानी पीने का पानी होता है, उसको भी ख़राब कर देती। क्योंकि लीच एक ट्रांसमिटिंग एजेंट बन जाता है, क्योंकि जब वो वेस्ट की तरफ जाएगी लीच तो वहाँ से वो नीचे ग्राउंड वाटर की तरफ जाएगी तो वहाँ पे भी कंटेमिनेशन, जो वेल वाटर होता है, ट्यूबवेल वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है, उसको भी कंटेमिनेट करता है। तो ये थे एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स। नेक्स्ट इज़ एरियाज़ नीड अटेंशन कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट एक प्रॉपर हैंड वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, और हम यूज़ इफ़ेक्टिवली हैंड वॉशिंग फैसिलिटी करेंगे तभी जाके हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करेंगे। पीपीई जो है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और इजीली एसेसिबल होना चाहिए पीपीई। करेक्ट हाउस कीपिंग फैसिलिटी करनी है, जो भी चीज़ें है बायोमेडिकल वेस्ट में उसको आइडेंटिफाई करना है, लेबल करना है, डिस्पोजल करना है, जो भी कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट हो। हाउस कीपिंग फैसिलिटी जो होती है, हाउस कीपिंग फैसिलिटी में जो हॉस्पिटल में सफाई करते हैं तो वो भी अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके साथ साथ वैक्सीनेशन, जैसे हम हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, टेटनस वैक्सीनेशन, पोस्ट एक्सपोजर एवेलुएशन भी करेंगे तो उससे भी हमारा जो है काफ़ी हद तक इन्फेक्शन प्रिवेंशन रहेगा। नेक्स्ट लेबल एंड साइनस अच्छी तरीके से करनी है जहाँ भी कोई डॉक्यूमेंट हो। उसके बाद इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से देनी है, रिकॉर्ड करना है जो भी कम्युनिकेशन किया हो हमने, या कोई मेडिकल रिकॉर्ड हो एम्प्लॉयज़ का या ट्रेनिंग रिकॉर्ड हो तो उसको रिकॉर्ड कीपिंग जो एम्प्लॉयज़ का भी रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हुआ है नहीं हुआ है, तो इससे हमें अटेंशन रहेगा कि हम इन्फेक्शन फ्री रहेंगे। हेपेटाइटिस बी, सी और टेटनस वैक्सीन डिक्लेरेशन फॉर्म भी होना चाहिए जिसके थ्रू हम जो है इन्फेक्शन से बच सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट में कुछ ब्लड बॉर्न पैथोजेंस भी होते हैं, क्योंकि जो ब्लड के थ्रू फैल जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया या HIV है, तो उस टाइम हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि जो बायोमेडिकल वेस्ट को ऐसे उसके साथ डील करता है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, उसके साथ साथ उसको वैक्सीनेशन करेंगे ताकि उसको ब्लड बॉर्न पैथोजन की प्रॉब्लम ना, इन्फेक्शन ना हो, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देंगे और प्रॉपर क्लोथिंग दे देंगे ताकि वो इफ़ेक्टली उसको मैनेज कर सके। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हो सकती है कि नेक्स्ट जो हैज़ार्ड हो सकता है कि अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर सकते, दैट इज़ कि एयर कंटेमिनेशन होती है कि अगर हम वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज नहीं कर सकते तो वहाँ पे एयर कंटेमिनेशन हो जाती है। एयर कंटेमिनेशन कैसे होती है कि जब हम किसी
किसी वेस्ट को कंबशन करते हैं, उसको जलाते हैं या केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, तो वहाँ पे कुछ टॉक्सिक गैसेस निकलती है और वेपर्स निकलते हैं और कुछ पार्टिकुलेट सब्सटेंस निकलता है, और वो टॉक्सिक गैसेस एयर में फैल जाते हैं जो एयर कंटेमिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्री शेड बायोमेडिकल वेस्ट होता है, प्री शेड मीन्स कि जैसे ऑटोक्लेव हो गया तो उसमें कुछ यूज़ होता है, कोई चीज़ वहाँ पे यूज़ होती है ऑटोक्लेव में, या माइक्रोवेव या इरेडिएशन सिस्टम में कोई चीज़ यूज़ होती है, तो वहाँ से कुछ माइक्रोबियल एरोसोल्स निकलते हैं। जो माइक्रोबियल एरोसोल्स है वो एयर को कंटेमिनेट करते हैं। जब भी हम इंसिनरेटर को यूज़ करेंगे, ये इंसिनरेटर है। इंसिनरेटर वो होता है जहाँ पे हम हॉस्पिटल वेस्ट को जला देते हैं, तो इसमें हम हॉस्पिटल वेस्ट में डालते हैं जो इंसिनरेटर किया हमने करना होता है, तो इसमें वो बर्निंग टू ऐश चला जाता है, मतलब उसका ऐश बन जाता है, तो वहाँ पे वेस्ट जो है रिड्यूस हो जाता है। तो इंसिनरेटर जब भी हम यूज़ करेंगे इसका ऐश रिमूव करने के लिए या हम इसको क्लीन करने के लिए, तो उस टाइम हमें ये याद रहना है कि उस टाइम हमने एक रेस्पिरेटर मास्क जो होती है, जो रेस्पिरेटर होता है, तो वो यूज़ ज़रूरी करना है, क्योंकि नहीं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो गैसेस निकलती हैं वहाँ से तो वो हमारी हेल्थ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा कि जब भी हम इंसिनरेटर यूज़ करेंगे तो रेस्पिरेटर ज़रूरी पहनना है, ताकि जो हमारे लंग्स में कुछ गैसेस ना चले जाए जिसकी वजह से हैज़ार्ड्स हो सकते हैं हमारी हेल्थ के। जैसे ऐश रिमूवल जब हम करेंगे इंसिनरेटर में या चार्ज करेंगे इसको, तो उस टाइम हमें रेस्पिरेटर का पहनना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करते टाइम हम जो है हीट एंड फायर हैज़ार्ड्स हो सकता है कि जो वर्कर्स काम करते हैं तो उनको हीट एंड फायर हैज़ार्ड्स हो सकती है। फर्स्ट इज़ जो बॉयलर या इंसिनरेटर होते हैं या ऑटोक्लेव होते हैं जो वर्क एरिया पे होते हैं, वो उन जो वहाँ पे काम करते हैं उनको डिस्कम्फोर्ट कराते हैं, उनको स्ट्रेस कराते हैं, उनकी इंजरी भी हो सकती है कई बार। इसलिए उनको मैनेज कैसे करना है, उनको शॉर्ट ब्रेक्स लेनी चाहिए कि जो वहाँ पे काम करता है, वर्कर काम करता है, तो उनको शॉर्ट ब्रेक्स लेनी चाहिए ताकि उनको ज़्यादा एक्सपोजर हीट की तरफ ना जाए और इस हैज़ार्ड से बचे। अगर कोई बिहेवियर या फिज़िकल सिम्टम लगा हमें किसी वर्कर में कि इसको कोई प्रॉब्लम हुई है, हीट या फायर हैज़ार्ड हुआ है, तो उस टाइम हमने अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है उसके रिगार्डिंग, ताकि वो इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन ले उसके अकॉर्डिंग और उसको ठीक करे। नेक्स्ट इज़ आई इंजरी हैज़ार्ड्स होती है। तो आई इंजरी हैज़ार्ड्स को प्रिवेंट, क्योंकि हम इंसिनरेटर यूज़ करते हैं या बॉयलर यूज़ या ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं, तो उस टाइम जब भी बायोमेडिकल वेस्ट को हम हैंडल करते हैं तो उस टाइम आई इंजरीज़ का हैज़ार्ड भी रहता है। तो जैसे जो इंसिनरेटर्स जब यूज़ करते हैं तो उस टाइम भी आई इंजरी हो सकती है। हाई टेम्परेचर में इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, हाई टेम्परेचर, तो इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन होती है जिसकी वजह से कॉर्निया कैटरैक्ट हो सकता है या ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो इसके लिए हमने एक सेफ्टी आई कवर रखना है, जहाँ पे अगर हम इंसिनरेटर के नज़दीक काम करते हैं तो वहाँ पे एक सेफ्टी आई कवर ज़रूरी होना चाहिए ताकि हम आई इंजरी को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट इज़ नॉइस हैज़ार्ड भी हो सकता है कि जब हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट या हैंडलिंग करते हैं तो उस टाइम नॉइस हैज़ार्ड भी हो सकता है, क्योंकि जो इंसिनरेटर्स की नॉइस होती है या कुछ ट्रीटमेंट सिस्टम जो होता है, जो बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट जब हम करते हैं, कुछ मशीन्स यूज़ करते हैं, तो उनकी आवाज़ें हमारे कानों में चली जाती है, तो उससे हमारे इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस हो सकता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहेंगे उसमें तो इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये था अब तक कि हैज़ार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं कि जब हम बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। क्यों नीड है हमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए? फर्स्ट, बहुत सारे वेस्ट बन जाते हैं, तो आजकल जो है गवर्नमेंट चाहे या प्राइवेट सेक्टर हो, तो इसमें वेस्ट तो बनता ही बनता है। तो वेस्ट जो बनता है दैट इज़ हॉस्पिटल वेस्ट एवरेज जो है 1.5 kg टू 2.5 kg पर डे पर पेशेंट बन जाता है। लेकिन जो डायलिसिस सेंटर्स होते हैं उनमें वेस्ट जो है ज़्यादा बन जाता है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनमें 4 to 5 kg पर डे पर पेशेंट वेस्ट बन जाता है। तो ये चीज़ें देखते हुए कि वेस्ट एक्यूमुलेट ना हो, वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन का रिस्क ना हो, तो इसलिए हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? फर्स्ट इज जनरल ऑब्जेक्टिव्स।
जनरल, ताकि कम्युनिटी में कोई वेस्ट का कोई इम्पैक्ट ना रहे, इन्फेक्शन को रिड्यूस करे कि हम चांस ऑफ इन्फेक्शन कम करें। दूसरा कि एक्सीडेंटल इंजरीज़ ना हो, क्योंकि वेस्ट से इंजरीज़ भी हो सकती है, क्योंकि अगर शार्प वेस्ट हो तो इंजरी भी हो सकती है। ट्रीटमेंट, जो वेस्ट का ट्रीटमेंट, उसका कॉस्ट कम करने के लिए, टोटल कॉस्ट, तो इसलिए हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इसका यही है। तो हम मोटिवेट करते हैं हेल्थ केयर पर्सनल्स को, उनको सेंसिटाइज करते हैं, मीन्स उनको फुल एजुकेशन देते हैं कि कैसे हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे। ट्रेनिंग देते हैं हेल्थ केयर पर्सनल्स को। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू कि उसका आगे हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे जिसके थ्रू हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग से वो हम आगे पढ़ेंगे कि सेग्रीगेट हम अलग अलग वेस्ट अकॉर्डिंग टू फाइनल ट्रीटमेंट उसका क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग सेग्रीगेशन करते हैं। प्रॉपर डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी जो है हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कि किसी खास इंस्टीट्यूशन को या किसी खास पर्सन को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो आज जो हमारे टॉपिक्स थे, फर्स्ट इज़ कि इल इफेक्ट्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, उसके बाद हमने हैज़ार्ड्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। सो थैंक यू फॉर टुडे।